बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। कैसर ने मेरी दिलजोई करते हुए कहा, कैसर, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फ़र्ज़ था। हम सब अपने वतन और मुल्क से अपना मफाद के लिए मांगते हैं, लेकिन हम अपने वतन को देते क्या हैं? मखसूस नफ़रतें और शिकवे शिकायतें। मैंने पाकिस्तान की जो भी खिदमत की है वो किसी मुआवजे या बदले में कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इस ज़िल्लत और खिफ़त को मिटाने के लिए की थी जो सकूते डाका के बाइस हमें मिली। और मेरी खिदमत इस समंदर में एक कतरे के बराबर है जो हज़ार बल्कि लाखों पाकिस्तानियों ने अपने वतन की इज़्ज़त और हुर्मत के लिए अपनी जानों के नजराने देकर की है। मैं तो आज भी ज़िंदा सलामत तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। ज़रा इन लाखों जानों के नजराने देने वालों के मुताल्लिक़ सोचो जो खुद मिट कर अपने वतन को दायमी बका दे गए। जहाँ तक मेरी माली दुश्वारियों का ताल्लुक़ है तो मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह को राज़िक माना है। जो रोज़ी मेरे मुक़द्दर में लिख दी गई है वो मुझे हर हालत में मिलेगी। यही मेरा यकीन, एतमाद और ज़िंदगी गुजारने के असूल हैं। तुम जैसे जानिसार दोस्तों की बेलौस मोहब्बत कोई कम दौलत है। मैं तुम सब दोस्तों और साथियों की मोहब्बत को दुनियावी माल और दौलत से अब जहाद न कीमती समझता हूँ। मेरे एक टेलीफोन करने पर तुम सब भारत के इस कोने तक आ गए हो और मेरे साथ इस जौन जोखम मुहिम में जाने को तैयार हो। क्या तुम्हारा खलूस और मोहब्बत किसी दुनियावी दौलत से कम है? मैंने कैसर को लाजवाब कर दिया था तो वो बोला, भाईजान, हम अपने साथ सिर्फ एक रिवाल्वर, 2 दर्जन मकामी दस्ती बम और खंजर ला सके हैं। इन्हें तो हमने छुपा लिया था, अगरचे बड़ा असला भी मुहैया था, लेकिन रास्ते की चेकिंग के बाइस ना ला सके। क्या ये असला काफ़ी होगा या हम किसी फौजी चौकी पर अचानक हमला करके इनका असला छीन लें? मैंने जवाब दिया, फ़िलहाल तो हमारे पास काफ़ी असला है, अगर मज़ीद की ज़रूरत पड़ी तो ये भी कर लेंगे। मेरे पास साइड आर्म के अलावा दस्ती बम भी हैं और वो 2 सब मशीन गनें भी। मेरे अमरा इथाइयों में से चंद के पास ऑटोमेटिक राइफलें हैं। मैं मौका मिलते ही इनसे ये राइफलें लेकर तुम्हें दे दूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कितने साथी ये राइफलें बखूबी इस्तेमाल कर सकेंगे? मैंने भारत में मुसलमानों को मखदूश हालात देखते हुए 2-3 फौजी चौकियों से असला छीना था और अपने साथियों को ये असला चलाने की काफ़ी मशक भी करवाई है। आप यकीन रखें कि मौका आने पर मेरे साथी आपको मायूस न करेंगे। कैसर ने अपने साथियों की कारकर्दगी का यकीन दिलाया। कालादान में 3 रोज़ के क़याम के दौरान हमें कोई मज़दूर या खच्चर ना मिले। सब ने यही कहा कि दिगुमरी में ही हमें ये सब मिल सकेगा। कालादान में 3 रोज़ क़याम करने और शम्मस से आइंदा सफ़र की मुफस्सल मालूमात लेने के बाद चौथे रोज़ हम दिगुमरी के लिए रवाना हुए। कैसर और इसके साथियों के बायस हमारी नफरी की कमी तो पूरी हो गई, लेकिन जीपों पर बैठने की गुंजाइश कम हो गई। मैंने चारों जीपों पर कैसर के साथियों को इस तरह बांट कर बिठाया कि थाइयों की तादाद इनसे बढ़ने ना पाए। इधर कैसर ने मेरी जीप चलाने की जिम्मेदारी बांट ली। कालादान से ही सब ने गर्म मफलर, दस्ताने और जैकेटें खरीदी, क्योंकि हमें अब भारत और बांग्लादेश के दरमियानी पहाड़ी सिलसिले को अबूर करना था। रात को रास्ते में पड़ाव करते हुए तीसरे रोज़ हम दोपहर दिगुमरी पहुँचे। यहाँ शम्मस ने अपना कमाल दिखाया और एक हिंदू महाजन से हमारी चारों जीपें रहन रख कर मामूली रकम कर्ज लेने की बात की। महाजन जीपें देखकर मतलूबा रकम देने पर फौरी राज़ी हो गया। शर्त ये थी कि महाजन 3 माह के लिए रुपया कर्ज देगा
اور جیپوں کو ہرگز استعمال نہیں کرے گا۔ 3 ماہ تک اگر اسے اصل اور سود سمیت واپس نہ ملا تو چاروں جیپیں اس کی مالکیت ہو جائیں گی۔ ہمارا اصل مقصد جیپوں کو محفوظ رکھنا تھا، ورنہ قرض کی ہمیں قطعاً ضرورت نہ تھی۔ چنانچہ خچروں اور مزدوروں کا انتظام کر کے ہم نے چاروں جیپیں مہاجن کے گودام کے کمپاؤنڈ میں کھڑی کر دیں اور ان کے ڈسٹری بیوٹر اور گورنر نکال کر اپنے پاس رکھ لیے تاکہ ہماری غیر موجودگی میں جیپیں چلانے کا امکان نہ رہے۔ فالتو پیٹرول کے ڈبے مہاجن نے گودام میں رکھوا دیے۔ کالا دان سے گمری تک کا سفر تو ہم نے بغیر کسی بڑی دشواری کے طے کیا تھا۔ ہمارے اصل مصائب اور سفری صحبتیں دگمری سے شروع ہوئی۔ خچروں، پیدل اور مزدوروں کے ساتھ پہاڑی سلسلے پر پیچ و خم کھاتی تنگ پگڈنڈیاں، گہری کھائیاں جن کے آخری سرے شاید پاتال کی گہرائیوں سے ملے ہوئے تھے، یخ بستہ ہواؤں کے تھپیڑے نہ صرف اپنی تندہی سے ہمیں ہلاتے تھے بلکہ ہڈیوں تک میں سرایت کر جاتے تھے۔ جنگلی بلیاں اور چیتے درختوں کے تنوں سے چمٹے ہوئے ہماری ذرا سی بے دھیانی میں ہم پر جھپٹنے کو تیار دکھائی دیتے تھے، اور کوبرا، سانپ اور اژدہا جو گرے ہوئے پتوں اور ٹہنیوں میں خود کو کیموفلاج کیے ہوئے ہمارا اگلا قدم اٹھنے پر ہم پر حملہ آور ہونے پر آمادہ، اور سب سے بڑھ کر باغی میزو قبائل جو ہمارا روپیہ، پیسہ اور اسلحہ اور سامان لوٹنے کے طاق میں چھپ کر ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ کون سی ایسی مشکل اور دشواری تھی جو ہمیں اس پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے پیش نہ آئی۔ شمس کی ہدایت کے مطابق ہم نے پیدل چلنے والوں کو اور خچروں کو 2 مضبوط رسوں سے اس طرح باندھا تاکہ اگر کوئی خچر یا پیدل چلنے والا پگڈنڈی سے پھسل کر کھائی میں گرے تو رسوں سے بندھے باقی ہمراہی اسے سنبھال سکے۔ ہمارا سفر شروع ہوئے ابھی صرف 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میں نے ان پگڈنڈیوں پر چلنے کے عادی خچروں سے اتر کر پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ شمس کے سوا کیسر اور اس کے ساتھی بھی پیدل چل رہے تھے۔ مجھے اپنے پاؤں اور ٹانگوں پر بھروسہ تھا، لیکن خچروں کی نپی تلی چال کے باوجود میں خود کو بہت غیر محسوس کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں کیسر اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی سفر کا یہ انداز بالکل انوکھا اور نیا تھا۔ صرف میرے ساتھ اپنے خلوص اور وعدے کو نبھاتے وہ میرے ساتھ دے رہے تھے، لہٰذا میں نے بھی رسے کو اپنی کمر کے گرد باندھا اور ان کے ساتھ پیدل چل پڑا۔ خچر اور مزدور ہمارے آگے جا رہے تھے اور تھائی ہمارے پیچھے۔ میں نے سفر شروع کرنے سے پہلے ہی تھائیوں سے 3 آٹومیٹک رائفلیں لے کر کیسر اور اس کے 2 ساتھیوں کو دے دیں تاکہ قافلے کے تمام افراد کو میری جنرل ہدایت یہ تھی کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے بغیر کسی سے مقابلہ کیے اپنا سفر جاری رکھیں، اس لیے کوئی بھی فائر آرم استعمال نہیں کرے گا۔ اگر کسی سے مٹھ بھیڑ ہو جائے تو میں معاملہ سلجھانے کی کوشش کروں گا، اور اگر کوئی بھی تدبیر کام نہ آئی تو پہلا فائر میں کروں گا۔ پھر ان سب کو اجازت ہوگی کہ چن چن کر اپنے مد مقابل کو ختم کریں۔ مجھے سفر کے آغاز سے ہی محسوس ہو رہا تھا، یا یہ میری چھٹی حس تھی جو مجھے خبردار کر رہی تھی کہ غیر محسوس طریقے سے ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ پگڈنڈی کے ایک جانب تو گہری کھائی تھی اور دوسری جانب بلند پہاڑ جن پر گھنے درخت اگے ہوئے تھے۔ میں نے 1-2 بار کیسر کو کہا بھی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پہاڑ کے درختوں کی اوٹ میں چھپ کر ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کئی بار سوکھے پتوں پر چلنے کی آوازیں نمایاں آئیں اور 2-3 بار تو چھوٹے پتھر لڑکتے ہوئے پگڈنڈی پر آن گرے۔ ہم پیدل چلنے والوں کی نگاہیں بیک وقت درختوں اور جنگلی بلیوں اور چیتوں کے علاوہ سانپوں اور اژدہاؤں کو بھی تلاش کر رہی تھی جو پگڈنڈیوں کے پتھروں کے نیچے اور قریبی درختوں سے چمٹے رہتے تھے۔ شمس نے مجھے بتایا تھا کہ خچروں کی حس انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے اور وہ خطرے کو
भांपते ही हिनहिनाने लगते हैं और आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। शम्स ने ही दिगुमरी में कहा था कि अगर हमारा सफ़र बगैर किसी रुकावट के जारी रहा तो हम शाम ढलने तक इस पहाड़ की बुलंदी तय करके डलवान में इस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां रात के लिए कैंप किया जा सकता है। डलवान के साथ ही पहाड़ का वो सिलसिला शुरू हो जाता है जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान सरहद है। नक्शे के मुताबिक दिगुमरी से रंगामाटी का फासला तकरीबन 150 किलोमीटर था, लेकिन पहाड़ी रास्तों और पुरपेज पगडंडियों के बायस ये रास्ता दुगना बढ़ जाता है। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि जैसे तैसे हम रंगामाटी पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वापसी के सफ़र में रानी और इसके लड़के को और जोहरात के हमरा ये रास्ता हम सब के लिए कतई गैर महफूज होगा। अचानक ही एक थाई की चीख और खच्चर के हिनहिनाने की आवाज़ आई। थाई हमारे पीछे और खच्चर आगे थे। बैक वक्त रस्सों से खुद को आज़ाद करा के कैसर आगे और मैं पीछे की तरफ भागा। एक थाई जो काफिले के बिल्कुल आखिर में था, एक चीते ने दरख्त से जस्त लगाकर हमला कर दिया। चीता अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं था। उसके जस्त लगाने के जोर से थाई गिर पड़ा था और दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे और दूसरे थाई अपने खंजरों से चीते को मुसलसल ज़रबे लगा रहे थे। थोड़ी देर में ही चीता जख्मों से निडाल होकर नीम मुर्दा हालत में थाई से अलग हो गया। अब थाइयों ने पूरी ताकत से कई खंजर उसे मारे और वो सिसकता हुआ दम तोड़ गया। हमले का शिकार थाई थोड़ी देर में ही उठ बैठा। चीते के पंजों के चंद गहरी खराशों के सिवा उसे कोई जख्म नहीं आया था। नंबर 2 इसके मरहम पट्टी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। अब मैं आगे की तरफ भागा जहां खच्चर हिनहिना रहे थे। एक खच्चर पगडंडी पर गिरा गहरी सांसें ले रहा था। कैसर ने बताया कि एक तीर उसकी गर्दन में पैवस्त था जिसे उसने निकाल दिया। तीर का जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था। हम खच्चर को खड़ा करने की कोशिश कर ही रहे थे कि वो मर गया। तीर यकीनन जहर में बुझा हुआ था। मेरा खदशा सही निकला कि छुप कर हमारा पीछा किया जा रहा था। जहरीले तीर मेज़ू कबाइल के वो लोग इस्तेमाल करते थे जो इस कबीले की निगरानी और सामानों खुर्दोनोश का इंतज़ाम करते थे, वरना हुकूमत और फ़ौज से लड़ने वालों के पास जदीद असला होता था। मैंने हमीद को कहा कि चंद थाइयों को लेकर आए ताकि वो मुर्दा खच्चर का सामान दूसरे खच्चरों पर लाद। सामान अभी दूसरे खच्चरों पर लादा ही जा रहा था कि मुझे फिर सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ आई। मैंने कैसर को इशारा करते हुए अपनी सब मशीन गन से बगैर शिस्त लिए आवाज़ की तरफ फायर किया। मेरे फायर करने के साथ ही सारे थाइयों और कैसर के साथियों ने उसी जानिब मुसलसल फायर करने शुरू कर दिए। हमारा काफिला कम अज़ कम 40 फीट की लंबाई में फैला हुआ था। क्योंकि हम सब पगडंडियों के तंग होने के बायस सिंगल फाइल में चल रहे थे। फायरों के साथ ही कई चीखें सुनाई दी और 5 काले रंग के आधे नंगे मेज़ू लड़खड़ाते हुए पगडंडियों पर आन गिरे। इन 5 जख्मियों में एक जवान औरत भी थी। हमारा फायर अभी जारी था कि उसी हुलिये के 2 आदमी अपनी कमाने और तरकश अपने ऊपर उठाए हाथों में लिए हमारे सामने आए और तरकश और कमाने हमारे कदमों में फेंककर सजदा रेज हो गए। जख्मी मेज़ू के तरकश और कमान अभी तक उनके हाथों में ही थे। ये दोनों ऊंची आवाज़ में मुसलसल कुछ कहे जा रहे थे जो खाक भी हमारे पल्ले ना पड़ा। दिगुमरी का एक मजदूर इनकी ज़बान समझता था। मैंने इसे बुलवाया। ये दोनों मेज़ू चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इनका मकसद हमें हलाक करना न था, बल्कि वो सिर्फ हमारा सामान हमसे छीनना चाहते थे। ज़ख्मी मेज़ू करा रहे थे और इनकी कमाने तरकश और बाले इनके साथ ही पड़े थे। दोनों मेज़ू बार बार पहाड़ी की तरफ देखते। शक पड़ने पर मैंने यूं ही कहा कि तुम्हारे जो साथी अभी तक सामने नहीं आए इन्हें भी बुलवा लो ताकि तुम्हारे ज़ख्मी साथियों को ले जाया
जा सके। दोनों मेजुओं ने आपस में खुसर फुसर की और जोरदार आवाज में कुछ कहा। चंद लम्हों में ही दो मर्द और एक औरत घने दरख्तों से निकलकर पत्थरों को फलांगते नीचे आ गए। इनकी आंखों से हमारे खिलाफ नफरत की चिंगारियां निकल रही थीं। औरत तो एक जख्मी मर्द के पास चली गई और जोर जोर से कुछ बोलने लगी। वो मर्द शायद इसका शौहर या भाई था और वो यकीनन हमें कोस रही थी। मैं अभी इनके मुताल्लिक कुछ फैसला न कर पाया था कि कैसर बोला, अगर इनमें से एक भी जिंदा अपने कबीले में चला गया तो फिर हमारी खैर नहीं। जहर में बुझे तीरों से हम सब को हलाक कर दिया जाएगा। मेरे जहन में भी यही था कि इनको छोड़ देने का मतलब होगा कि ये अपने कबीले से कमक लेकर हमसे रास्ते में फिर भिड़ जाएं। कैसर की बात ने मुझे फैसला करने में मदद दी। मैंने कैसर को कहा कि सब को ख़त्म कर देते हैं, इस तरह इनके कबीले वालों को बताने के लिए कोई भी जिंदा नहीं होगा। इनको किसने हलाक किया? ये कहते हुए मैंने अपना रिवाल्वर निकाला। इधर कैसर और इसके साथियों ने अपनी राइफलें सीधी की। इससे पहले कि किसी की समझ में कुछ आए हमने 15-20 गोलियां चलाईं और पांचों जख्मी और इनके पांचों साथी गोलियों को इस बुचार से ख़त्म हो गए। हमने थाई हमराइयों को कहा कि इनके तीर कमान और बाले उठा लें। हमारे पास पेट्रोल तो था नहीं कि लाशों को जला देते, इसलिए पगडंडी की दूसरी तरफ गहरे खड्ड में इनकी लाशें लुढ़का दें। इन 10 अफराद की हलाकत हम सब के दिल पर बोझ बन गई थी। दूसरों के मुताल्लिक तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अपने दिल को मैंने ये सोचकर समझाया कि हम पर हमले में पहल उन्होंने की थी। ये ऐसी जगह थी कि हम ना तो इन्हें कैदी बना सकते थे और ना ही जख्मियों की देखभाल कर सकते थे, और इन्हें जिंदा छोड़ने का मतलब था हमारी अपनी मौत। ये चाहे तिफल तसल्ली ही थी, लेकिन फिर भी दिल को कुछ संभाला मिल गया। रास्ते में चीते और मेजियों से झड़प के बाइस हमारे 2 घंटे ज़ाया हो गए थे। लिहाजा जब हम शम्मस की बताई हुई ढलवान पर पड़ाव की जगह पर पहुंचे तो रात के 11 बज रहे थे। मैंने थाइयों को तो लकड़ियां इकट्ठी करने का कहा कर अतराफ में भेज दिया और कैसर और इसके साथियों और हमीद खच्चरों पर से सामान उतारने लगे। सर्दी भी बहुत थी और सब को भूख भी लगी हुई थी। आग जलाकर हमने अपने जिस्म तापे और टिन फूड खाकर सब ने चाय पी। शब बसरी के मुताल्लिक ये फैसला हुआ कि हमारी आधी नफरी सोएगी और आधी पहरा देगी। 4-4 घंटे की शिफ्ट मुकर्रर करके मैं अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। मेजू कबाइल से तसादम और कटन रास्ते की वजह से मैंने किसी मुतबादल रास्ते के मुताल्लिक सोचना शुरू किया जिससे हम वापस जा सकें। सुबह मैंने कैसर, शम्मस और हमीद के साथ इस बारे में गुफ्तगू भी की। शम्मस चूँकि मेरे माजी के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता था, लिहाजा इसने चिटागंग से कस बाजार और फिर मोर नदी को अबूर करके बर्मा में दाखिल होने या चिटागंग से ही एक बड़ी कश्ती में अकयाब बर्मा तक जाने का मशवरा दिया। कैसर इस बारे में बिल्कुल कोरा था और इसे इस इलाके के मुताल्लिक ज़रा भी इल्म नहीं था। बकौल इसके कालादान भी वो बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। मेरा नंबर 2 भी बिल्कुल खामोश था। इसने सिर्फ ये कहा कि मेजू कबाइल से तसादम के बाद सारे थाई डरे हुए हैं और चाहते हैं कि वापसी के लिए कोई और रास्ता इख्तियार किया जाए। इसने बिल्कुल सही कहा था। स्मगलिंग से वाबस्ता लोगों का ये हमेशा से वतीरा रहा है। ये थी हमारी आज की कहानी। यकीनन आपको पसंद आएगी और आप लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।